तीन चार बड़े अहम मामलात हैं। पाकिस्तान के तुर्की में मुज़ाकरात हुए हैं अफगान तालिबान के साथ कि जिसके बाद सीज़ फायर की मियाद बढ़ा दी गई और मामलात टेबल पर वापस आ गए हैं, जो इससे पहले में बताया गया था कि टेबल से हटकर शायद मैदानों की तरफ जा रहे थे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। तालिबान की एक कोशिश है कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर उसकी प्रॉक्सी का रोल अदा करते हुए सिंध तास मुआहदे की तरह पानी रोकने का सबब कुछ बनाया जाए और पानी किसका रोका जाए, वो पाकिस्तान का रोका जाए। उसके क्या असरात होंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि KPK के अंदर काबीना की तश्कील के हवाले से ATM की गूंज है और हम्माद हसन साहब उस गूंज को स्टार्ट करने वाले हैं, इब्तिदा करने वाले हैं। हम्माद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी पूछेंगे। आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी तबसरा तजिया लेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, साथ में ज्वाइन किया हम्माद हसन साहब ने। जहाँ बहुत सारे मामलात हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस, उनसे मुज़ाकरात करने हैं या किससे करने, उसके साथ साथ काबीना के हवाले से भी जो KPK की है, ये कहा जा रहा है कि पुरानी बोतल में या पुरानी शराब नई बोतल के अंदर दे दी गई है। इस तरह का कोई मुहावरा है, माफ़ कीजिएगा अगर 19-20 हो जाए। तो तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। राना साहब, सर सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि मुल्क की सलामती ज़रूरी है और सलामती के हवाले से ही बात पहले होनी चाहिए। सियासत, मुल्क होगा तो सियासत भी होती रहेगी। सर, तुर्की में मुज़ाकरात कल जो है उसको हम कामयाब कहेंगे, पार्शली कामयाब कहेंगे, क्या कहेंगे उन मुज़ाकरात को आप? प्रेस रिलीज जो जारी हुई उसको देखते हुए कतर के मुज़ाकरात का तसलसल कहेंगे, पाकिस्तान के मुतालबात को तस्लीम होने का जो है वो संदेशा कहेंगे, क्या कहेंगे आप राना साहब उन तमाम मुज़ाकरात के मामलात को? इसको हम सिर्फ ये कहेंगे कि एक बेहतरी का अमल जारी है और कामयाबी नाकामी तो फिर हतमी उस पर होगी, चूँकि ये जो सालिस मुकर्रर हुए हैं कतर और तुर्की, ये उनके इमा पे दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए, क्योंकि तालिबान को शायद समझ नहीं आ रही है, उनके नज़दीक लड़ाई झगड़े से पैसा कमाना ही जंग का दारोमदार होता है। उन्हें आम अफ़गान अवाम की कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज ने तो इंडिया के भी आम लोगों का ख्याल रखा। जंग में भी हमने जब हमला किया मिसाइलों से तो उनके एयर बेसिस पे किया, उनकी फ़ौजी इंस्टॉलेशन और चौकियों पे किया। तो ये जो अफ़गानिस्तान में हमने कुछ एयर स्ट्राइक्स की तो वो भी दहशतगर्दों के अड्डों पे की। तो अगर अवाम की बात करनी होती तो वो कभी ये इस तरफ जाते ही नहीं कि पाकिस्तान की वजह से जो उनको अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का रास्ता मिला हुआ है चीज़ों के आने जाने का, वो हमने रोका हुआ है ना अभी इन दिनों में। तो तबीयत साफ़ हो रही है हमारे अपने लोगों की भी जिनका कारोबार उससे हो रहा है और गुफ्तगू भी हो रही है। यहाँ पे कोलेक्ट्रल डैमेज का बड़ा कहानी KP के चीफ मिनिस्टर ने बनाई। ज़ाहिर है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने की जो PTI की क़यादत की कोशिश है उसका हिस्सा है। मैंने मिसाल इसलिए दी कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के आम लोगों की अगर हमारी अफवाज परवाह करती हैं तो अपने लोगों की क्यों नहीं करेंगी? मतलब ये एक सोचने की बात है कि ये कैसे मुमकिन है कि हम हमारे मिसाइल और ड्रोन के हमले या जो भी चीज़ें हम उन पर अटैक करते हैं, कभी कभार गलती भी होती है, अचानक लोग भी आ जाते हैं। मैंने तो वीडियोस देखी हैं बलूचिस्तान की भी कि जहाँ पे BLA के लोग ये हमला करते हैं, बसों से लोगों को उतार के मारते हैं और कच्चे घर जो लोगों के आम लोगों के हैं उनमें जाते हैं, कपड़े बदलते हैं। ये वीडियोस हमारे पास ड्रोन से मौजूद है और इसीलिए उनको नहीं मारा जाता कि वो लोगों में मिक्स होते हैं। यही कुछ एक्सफाटा में भी लोग कर रहे हैं जो दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं और बड़ी सख्त हिदायत हैं कि आम आदमी को किसी सूरत में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान रजीम को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान जंग की हालत में भी ये कोशिश करता है कि लोगों को, आम आदमी को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। तो जो सख्त तरीन पैगामात ख्वाजा आसिफ की ज़ुबानी पहुँचाए गए, अमली तौर पर पहुँचाए गए, ये उसका नतीजा था कि हमने परवाह की, सीज़ फायर किया, फिर हमने ये 25 से 30 तक मुज़ाकरात किए और एक रास्ता बनने की उम्मीद 6 नवंबर को है। अब ये तालिबान क़यादत पे मुनहसिर है कि अपने बच्चे तो ये पढ़ा रहे हैं और बच्चियाँ भी कतर में रख के और लोगों के बच्चों को एक इस्लाम का वो मॉडल दिखा रहे हैं जो दुनिया में कभी नहीं था कि जनाब आप बच्चियों को तालीम नहीं लेने देंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सारी कदगनें लगी हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया इनको समझा रही है। मेरा ख्याल है इन्हें समझ आ जानी चाहिए कि जितनी जंगें लड़ी हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आम आदमी की, पाकिस्तान के सपोर्ट की वजह से ये कामयाब हुए। अब अगर ये घुसते हैं अफ़गान माजरीन के कैंपों में तब भी हमें मसला है। हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ सारे सबूत अफ़गान क़यादत को और जो हमारे सालिसीन हैं इस वक्त
उनको इस्लामी दुनिया में सबको बताया कि ये इस्लाम के नाम पे अब जो पश्तूनिज़्म शुरू कर रखा है इन्होंने, इस्लाम छोड़ के नया काम शुरू किया हुआ है, इससे इनको बचाएं कि ये लड़ाई इस तरह की नहीं है कि ये आम आदमी तो वैसे ही नहीं इनके साथ अफगानिस्तान में चल रहा, इनकी गलतफहमी है जो हम इंशाअल्लाह ताला दूर भी कर रहे हैं। सर, आपने एक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के हवाले से भी बात की है। राना साहब, मैं इस पर एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। ज़रा हमास साहब को मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँ, मैं आपके पास आऊँगा सर, क्योंकि इसकी जो हुकूमत है तालिबान की, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसके ऊपर भी एक सवाल बार बार उठ भी रहा है। और इसके हवाले से ही मेरा एक सवाल आपके पास जो है वो कुछ देर में मैं आता हूँ। हमास साहब, सर, जिस तरह से राना साहब ने पूरा एक पिक्चर बताई कि पाकिस्तान मुज़ाकरात ख़त्म कर चुका था, सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात नहीं हैं। अगर हम देखें तो वज़ीर इत्तलात ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था एक तरह से कि ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। तो फिर टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? क्या किसी सेंस ने प्रिवेल किया तालिबान की जानिब से? क्योंकि पाकिस्तान के तो रोज़े अव्वल से एक ही मुतालबा था जो हमें समझ में आया, जो हमारे पास इत्तला है। तो सर, ये क्या इसको होशमंदी का जो है वो दोनों फरीकों की जानिब से, ख़ास तौर पे तालिबान की जानिब से आप समझेंगे कि फ़ैसला था कि ये मुज़ाकरात का मामला मुकम्मल हुआ, या प्रेशर इतना था जो मीडिएटर थे उनका? बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब ने बहुत तफसीली तज्जिया किया, लेकिन उसी तज्जिए को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाता हूँ। देखिए, इस वक्त तालिबान के अंदर एक तोड़ फोड़ मौजूद है। जो अफगान डायनेमिक्स को जानते हैं या तालिबान हुकूमत पर नजर रखते हैं तो उनको मालूम है कि इस वक्त एक तो कंदहार शूरा है। कंदहार शूरा चूंकि बिल्कुल जुनूब में है और अफगानिस्तान की सेंट्रलाइजेशन काबुल और पेशावर के दरमियान जो कॉरिडोर है, जो ट्रैक है, उसी पर अफगानिस्तान की तारीख, उसकी सकाफत, उसकी जंगे, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी तिजारत, वो सारा इसी पर होता है। लेकिन फिर गैर मुतवक्की तौर पर और गैर रवायती तौर पर ये सारा जो पावर था वो शिफ्ट कर गया था कंदहार में, और वो नए डायनेमिक्स को भी नहीं जानते थे, उनके पास विजन भी नहीं थी और वो नए मामलात से बेखबर भी थे। फिर उन्होंने फैसले शुरू किए और वो तकरीबन सारे के सारे गलत फैसले थे। उसके रद्द-ए-अमल में एक तो हक्कानी नेटवर्क रद्द-ए-अमल के तौर पर उन्होंने अपना एक रास्ता लिया। हक्कानी नेटवर्क चूंकि जुनूब में खोस्त, पक्तिका और फिर इस साइड वजीरिस्तान शमाली जुनूबी में और बनुलकी मरवत तक, तो एक तो इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। तीसरा ग्रुप एक और बनकर उभरा, वो सेंट्रल अफगानिस्तान जो जलालाबाद, काबुल और ये इलाके थे, या ईस्टर्न बॉर्डर के साथ जो पाकिस्तानी बॉर्डर से मुल्हिका इलाके थे, वहां के तालिबान कमांडर थे और वो नए मंजरनामे को समझते भी थे। अब वो कंदहार शूरा के सामने आ गए कि भाई आपने तो हमें बिल्कुल तन्हा कर दिया, हमें धकेल दिया बिल्कुल कोने में। तो एक तो कंदहार शूरा बिल्कुल कार्नर हो गया और फिर उनकी ताकत भी सुकड़ कर रह गई। इसके साथ साथ अफगान अवाम की तरफ से एक ताकतवर रद्द-ए-अमल सामने आई, क्योंकि वो 45 साल इसी पाकिस्तान में रहे थे, वो सारे डायनेमिक्स को जानते थे। उनके रद्द-ए-अमल का अंदाजा आप इससे लगाएं कि जब सरहद पर झड़पें होने लगी तो अफगानिस्तान के आप तोरखम से लेकर तिखार तक कहीं भी कोई मुजाहिरा देखने में नहीं आया, यानी अवाम ने अपने आप को इस फैसले से अलग थलग रखा। दूसरा प्रेशर जो ताजिर तबका था अफगानिस्तान का, उनके सैकड़ों ट्रक चमन से लेकर तोरखम तक खड़े हैं और सारा फ्रूट, सब्जियां और ये खराब हो रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान के अंदर जिन चीजों की डिमांड है, जिसमें घी, चीनी और दूसरी चीजें हैं, वो भी नहीं पहुंच रहे थे। तो एक ताकतवर रद्द-ए-अमल उनके सामने आया, उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। फिर जाहिर है उन्होंने सरेंडर ही करना था, वरना वो सरेंडर न करते तो फिर ये भी इम्कान था कि वो शायद कोई और टेक ओवर कर लेता काबुल को। अब इन मुज़ाकरात से जो आगे की तरफ मामलात जा रहे हैं वो इंतहाई पुरुमीद मामलात हैं। एक तो ये है कि जो बॉर्डर जो पाकिस्तानी बॉर्डर है, तो उधर ऊपर कुनड़ से लेकर नूरिस्तान, निंगरहार, फिर नीचे खोस्त, पक्तिका और आगे जाते जाते जाबल तक, यहाँ पर टेररिस्ट कैंप है और यहाँ पर इंडियन प्रॉक्सीज भी बैठे हुए हैं। अब इन लोगों के जो करतूत हैं
उससे ना अफगान अवाम को फायदा हो रहा है, न पाकिस्तान को हो रहा है, दोनों तरफ को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान जानी शक्ल में भी हो रहा है, माली शक्ल में भी हो रहा है। जानी शक्ल में इस सेंस में कि यहाँ पर ये आकर कार्रवाइयाँ करते हैं, तश्कीलें होती है, फिर आकर कार्रवाइयाँ करती है। दूसरी बात ये कि उन लोगों का सारा बिजनेस रुक गया है, जो डिमांड्स होते हैं अफगानिस्तान में वो पहुंच नहीं रहे। इसके साथ तीसरा बड़ा अलमिया ये हुआ कि पूरी दुनिया से कट कर रह गए। यूएन का रिपोर्ट मौजूद था कि भाई आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप पे, अमेरिका और चाइना के रिपोर्ट्स मौजूद थे। मास्को में मुज़ाकरात हुए तो चीन और रूस ने भी दबाव डाला कि आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप पे, आप इनको खत्म क्यों नहीं कर रहे। तो गोया तन्हाई भी आ गई और अफगान अवाम का प्रेशर भी आ गया, बिजनेस भी ठप होता गया और फिर तालिबान के अंदर एक दरार भी नुमाया होने लगी। अब आगे चलकर इस टेररिस्ट कैंप की निशानदेही पाकिस्तान ने की भी है, लिस्टें भी टेररिस्ट की फराहम कर दी है। अब इसके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। ये कार्रवाइयां पाकिस्तान भी करेगा, अफगान तालिबान गवर्नमेंट वाले भी करेंगे। पाकिस्तान कैसे करेगा हमाद साहब, पाकिस्तान कैसे करेगा? अफगानिस्तान में जाके करेगा? तो देखें, वो तो फिर उनके साथ कोऑर्डिनेशन आगे बढ़े ना। वो तो अभी तो 6 नवंबर को और भी मुज़ाकरात होने हैं। अगर वो पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाइयां करते हैं और तालिबान गवर्नमेंट की कैपेसिटी वो न हो, यानी एयर स्ट्राइक तो वो कर नहीं सकते, उनकी तो एयरफोर्स मौजूद नहीं है। फिर वो पाकिस्तान को भी कह सकते हैं कि करें, आप हमारी मर्जी से करें। वो तो फिर आगे चलकर देखेंगे।